नमस्कार साथियों, मैं पीयूष सिंह एक बार फिर आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें 1 और 2 अक्टूबर 2024 के न्यूज़पेपर और समाचार से प्रश्न लिए गए हैं और उन प्रश्नों से संबंधित विभिन्न तथ्यों को एक साथ संकलित किया गया है, ताकि उन प्रश्नों के साथ साथ उन तथ्यों का भी आपके साथ चर्चा की जा सके। और लास्ट में वीडियो की समाप्त होने पर हम एक प्रश्न भी आपसे पूछेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो अब हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए दिवसों में से कौन सा एक भिन्न दिवस है? आपके सामने विकल्प है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, लाल बहादुर शास्त्री दिवस, गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अब ये जान लें कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि लाल बहादुर शास्त्री जयंती, गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये तीनों 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। इसकी थीम है गर्मा के साथ बुढ़ापा। दुनिया भर में वृद्ध व्यक्तियों के लिए देखभाल और सहायता प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व। 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती 2024 मनाई गई। स्वच्छ भारत दिवस 2024 मनाया गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि स्वच्छ भारत दिवस जो 2024 की 10वीं जयंती के रूप में यह मनाया गया, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आरंभ किया गया स्वच्छ भारत दिवस जो है, इसके दोनों घटकों को एक साथ आरंभ किया गया था। ग्रामीण स्वच्छ भारत दिवस, ग्रामीण और स्वच्छ भारत अभियान शहरी। तो अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 जून 2007 को स्थापित मोहनदास करमचंद गांधी जी के जन्मदिन, जो कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था, की स्मृति में मनाया जाता है। और इसी 2 अक्टूबर 2024 को लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाई गई है, क्योंकि इसी दिन 2 अक्टूबर 1904 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी हुआ था। अब आते हैं कि 2 से 8 अक्टूबर 2024 को
राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। इसकी थीम है सह अस्तित्व के माध्यम से वन्यजीव सहयोग। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 अक्टूबर 2024 से आरंभ दूसरी नाविका सागर परिक्रमा अभियान किस भारतीय जलपोत से संबंधित है? तो आपके सामने विकल्प हैं INS कलवरी, INS अरिहंत, INS तारड़ी और INS शिवालिक। इसका विकल्प है INS तारड़ी। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। 2 अक्टूबर को दूसरी नाविका सागर परिक्रमा अभियान भारतीय नौसेना की द्वारा आयोजित किया जा रहा है। विश्व की परिक्रमा करने के इस असाधारण मिशन पर INS तारड़ी पर 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा यात्रा पर जा रही हैं। इसमें 21,600 समुद्री मील अर्थात 40,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा 8 महीने में तय की जाएगी। अब जानते हैं कि पहला नाविका सागर परिक्रमा में किसके नेतृत्व में अभियान गया था? तो उसमें लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी के नेतृत्व में 6 महिला अधिकारियों का दल INS तारड़ी पर 10 सितंबर 2017 से 21 मई 2018 तक 21,600 समुद्री मील की दूरी तय की गई थी। तो ये जान लें, ये जो है मई है, 21 मई 2018 तक। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे 25वें लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी, श्रीमती राजश्री बिरला, श्रीमती स्मृति ईरानी और ऋषि सुनक। तो इसका विकल्प है श्रीमती राजश्री बिरला। इसकी व्याख्या देखते हैं। 25वां लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से श्रीमती राजश्री बिरला को पुरस्कृत किया गया है। यह आदित्य बिरला सामुदायिक पहला और ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्ष हैं। अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि भारतीय नौसेना दूसरी चाणक रक्षा संवाद 2024 का आयोजन 24-25 अक्टूबर को किस भारतीय शहर में आयोजित करेगी? इसका आंसर है, पहले विकल्प देख लेते हैं। मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, चेन्नई। इसका आंसर है नई दिल्ली। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि 24-25 अक्टूबर को भारतीय नौसेना दूसरे चाणक रक्षा वार्ता 2024 या दूसरे चाणक रक्षा संवाद 2024 का आयोजन नई दिल्ली में करेगी। इसकी जो थीम है वो राष्ट्रीय निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सशस्त्र सेवा चिकित्सालय सेवा की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है?
आपके सामने विकल्प हैं। वाइस एडमिरल आरती सरीन, वाइस एडमिरल अनिल कुमार, रियल एडमिरल रिया शर्मा और वाइस एडमिरल वर्तिका जोशी। तो इसका आंसर है वाइस एडमिरल आरती सरीन। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा DGAFMS की पहली महिला महानिदेशक वाइस एडमिरल आरती सरीन हैं। अगला क्वेश्चन, 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो आपके सामने विकल्प हैं। अमिताभ बच्चन, पवन कल्याण, मिथुन चक्रवर्ती और रजनीकांत। तो आंसर है मिथुन चक्रवर्ती। व्याख्या देखते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया एक्स पर दी है। अब इसके बारे में जान लें कि मिथुन चक्रवर्ती को 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। इसका वितरण 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ किया जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती का वास्तविक नाम गौरांग चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती ने 1976 में मृणाल सेन की फिल्म मृगया से डेब्यू किया था। अपनी पहली ही फिल्म में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। मिथुन चक्रवर्ती को 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी रौरिक को दिया गया था। कोविड-19 के कारण 2019 का 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेता रजनीकांत को 2021 में दिया गया था। तब से प्रत्येक पुरस्कार 2 साल लेट चल रहा है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 19 का रजनीकांत को, 52वां 2020 का आशा पारिक को और 53वां 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को और 54वां 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को 24 में दिया जा रहा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे, जिन्हें 1993 में यह पुरस्कार दिया गया था। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रॉम सेवाएं अभी भी भारत के किस शहर में जारी हैं, जिन्हें बंद किए जाने की योजना बनाई जा रही है? आपके सामने विकल्प हैं। कोच्चि, कोचीन, नासिक, कोलकाता और चेन्नई अर्थात मद्रास। तो इसका आंसर है कोलकाता। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, इस तरह की ट्रॉम सेवाएं हैं। पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता में ट्रॉम सेवाएं बंद करेगी। कुछ निश्चित जगह पर ही ये चलाई जाएंगी, वो सिर्फ उसका झलक रहेगी, बस और कुछ नहीं। कोलकाता भारत का एकमात्र शहर है जहां अभी भी ट्रॉम सेवाएं जारी हैं। ट्रॉम सेवाएं बंद होते ही कोलकाता ट्रॉम की 151 साल पुरानी ट्रॉम सेवा भी समाप्त हो जाएगी। ट्रॉम सेवा एक शहरी परिवहन प्रणाली है जिसे लाइट रेल ट्रांजिट सेवा भी कहते हैं, जो आधुनिक दिनों में यात्रियों को ले जाने के लिए बिजली से चलने वाले वाहनों का उपयोग करती है। अंग्रेज़ों ने 1873 में कोलकाता में ट्रॉम की शुरुआत की थी, जो घोड़े से चलने वाली थी। ट्रॉम की शुरुआत सर्वप्रथम कोलकाता में की गई थी और इसके पश्चात मुंबई,
चेन्नई, कानपुर, नासिक, दिल्ली, पटना, कोच्चि, भावनगर में भी यह शुरू की गई। देश की पहली इलेक्ट्रोट्रोम सेवा कोलकाता और मुंबई से बहुत पहले 1895 में चेन्नई, मद्रास में आरंभ हुई थी। इसे 1953 में बंद कर दिया गया था। मैदान एक्सप्लेनेट और खिदिरपुर खंड पर विरासत सेवा के रूप में यद्यपि यह ट्रेन सेवा जारी रखी जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक के द्वारा अश्व एवं मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए? विकल्प हैं ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। विकल्प तो ये दे दिए गए। आपका आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के अश्व एवं मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए। वो देखो, ये कार्ड की तस्वीर है, तो इसको देख लीजिएगा। इस तरह का अश्व कार्ड और मयूरा क्रेडिट कार्ड है। पहला जो कार्ड है वो अश्व कार्ड है जिसमें अश्व छपे हुए हैं, और दूसरा कार्ड जो है मयूरा कार्ड है जिसमें 2 मयूर छपे हुए हैं। इसकी IDFC फर्स्ट बैंक ने यह जारी किया। इस बैंक की स्थापना अक्टूबर 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके MD एवं CEO वर्तमान में B वैद्यनाथन हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो विकल्प हैं पेट्रोंग टार्न सेनात्रा, क्लाउडिया शिनबाम, डाल्फिना गोमेज और रोसारियो रोबाल्स। तो इसका आंसर है क्लाउडिया शिनबाम। ये अभी हाल ही में मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं, शपथ ली है, तो इसलिए याद रखिएगा। और ये उस देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। और मैक्सिको के बारे में ये भी जान लें कि यह मैक्सिको की खाड़ी के उत्तर में स्थित है और यह लैटिन अमेरिका के देशों में ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बाद तीसरा बड़ा देश है। अब आगे चलते हैं। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इस मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। अगले क्वेश्चन पर, अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस पृथ्वी पर लाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना अंतरिक्ष यान भेजा है? विकल्प हैं A SpaceX, B NASA, C रॉसकॉस्मॉस और D JAXA। तो ये अभियान जो है स्पेस एक्स के द्वारा, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा भेजा गया है और इसने क्रू ड्रैगन कैप्सूल को भेजा है। तो अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। एलन मस्क की स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल अंतरिक्ष में फंसी हुई सुनीता विलियम्स को वापस लाने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पहुंचा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लाने के लिए स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा है। इस अभियान में नासा की अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रॉस
कॉस्मोस की यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव गए हैं। सुनीता विलियम्स जून 24 से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। ये देखिए उन लोगों की तस्वीर है, बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष में। तो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कनाडा में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को विखंडित कर अपमानित करने का कार्य किस देश के समर्थकों के द्वारा किया गया है? आपके सामने विकल्प हैं, ईरानी, फिलिस्तीनी, इराकी, इजरायली। तो इसका आंसर है फिलिस्तीनी। अब आगे चलते हैं। ये देखो वो तस्वीर है जिसे तोड़ा गया है और विखंडित किया गया है अर्थात, और वहाँ पर फिलिस्तीनी झंडा गाड़ दिया गया है। तो कनाडा में महाराजा रणजीत सिंह की यह प्रतिमा है। तो कनाडा के ब्रॉम्पटन शहर में फ़लस्तीनी समर्थकों ने महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को विरूपित किया और उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा में फ़लस्तीन झंडा गाड़ दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मोडा से जुड़े भूमि आवंटन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत किसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है? आपके सामने विकल्प हैं, चंद्रबाबू नायडू, अशोक गहलोत, सिद्धरमैया और स्टालिन। तो इसका आंसर है सिद्धरमैया, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर प्रवर्तन निदेशालय ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मोडा से जुड़े भू आवंटन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनकी पत्नी B.M. पार्वती और साले मल्लिकार्जुन स्वामी एवं देवराज वही व्यक्ति है जिससे स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी, तथा अन्य के विरुद्ध इन्फोर्समेंट केस इन्फोर्समेशन रिपोर्ट ECIR दायर की गई है। अब अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में खेले जाने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लीग T20 प्रतियोगिता में कुल कितनी टीमें शामिल होंगी? इसका विकल्प है A 6, B 8, C 5 और D 10। तो इसका आंसर है 6। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लीग T20 प्रतियोगिता में 6 टीमें शामिल होंगी, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और श्रीलंका शामिल होंगे। इस लीग में सचिन तेंदुलकर एक बार पुनः क्रिकेट मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे। इस लीग में जो आयुक्त हैं सुनील गावस्कर हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में लू को स्थानीय प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है? आपके सामने विकल्प हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने लू अर्थात हीट वेव्स को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने लू को स्थानीय प्राकृतिक आपदा के रूप में
आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है। 2024 में जून माह तक लू के कारण सर्वाधिक मौतें होने वाले राज्यों की सूची दी गई है, वो देख लेते हैं। पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जिसमें 37 लोगों की मृत्यु हुई। बिहार में 17, राजस्थान में 16 और उड़ीसा में 13 हैं। तो पहले स्थान पर लू से मरने वाले की संख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, बिहार दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर राजस्थान, चौथे स्थान पर उड़ीसा है। तो ये याद रखिएगा। लेकिन घोषित किसने किया है स्थानीय प्राकृतिक आपदा के रूप में लू को? मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने देसी गायों को राज्य माता गौ माता का आधिकारिक दर्जा प्रदान किया है? आपके सामने विकल्प हैं: गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो अब आगे चलते हैं इसकी व्याख्या। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों को राज्य माता गौ माता आधिकारिक रूप से घोषित किया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने गौशालाओं को 50 रुपये प्रतिदिन अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है। अब अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में एक कैसोवरी जो विलुप्त होने के खतरे से जूझ रहा है, किन देशों में यह पाया जाता है? विकल्प हैं: कांगो गणराज्य, ब्राज़ील, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, अर्थात यह ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी आदि देशों और उनके निकटवर्ती द्वीपों पर पाया जाता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी कैसोवरी, जो कि उड़ने में असमर्थ पक्षी है, इसकी संख्या अब दुनिया में 5000 से भी कम रह गई है। अब यह विलुप्त होने के खतरे से जूझ रहा है। यह पक्षी उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी एवं अन्य निकटवर्ती द्वीपों पर पाया जाता है। यह अपने शक्तिशाली पैरों, तीखे पंजों और जोरदार किक मारने की क्षमता के कारण इस दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है, जो कि अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहा है। इनकी संख्या पूरी दुनिया में अब 5000 से भी कम रह गई है, अर्थात यह अब समाप्ति की ओर लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश को पराजित कर सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 भारत ने अपने नाम किया है? सैफ अंडर 17 जो है, तो इसके विकल्प हैं: श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव। ये जीता तो देखो भारत ने है, लेकिन किसे पराजित करके? तो इसका आंसर है बांग्लादेश को। अब आगे चलते हैं। भारत ने बांग्लादेश को पराजित कर सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप जीती। भूटान के थिम्पू चांगलिंगथांग स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में बांग्लादेश को पराजित कर भारत ने यह श्रृंखला अपने नाम कर ली। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए क्रूज भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? पहला, बंदरगाहों से होने वाली निर्यात को प्रोत्साहित करना। दूसरा, अंतर्देशीय जल परिवहन को प्रोत्साहित करना। तीसरा, क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने एवं क्रूज यात्रियों की संख्या को 2029 तक दोगुना करना।
चौथा है प्राकृतिक समुद्री आपदाओं से युद्ध स्तर पर जूझने के लिए नौसेना को तैयार करना। तो इसका जो विकल्प है आपका विकल्प ये है तीसरा, क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने एवं क्रूज यात्रियों की संख्या को 2019 तक दोगुना करना है। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने एवं क्रूज यात्रियों की संख्या 2029 तक दोगुना करने के लिए भारत में क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह से क्रूज जहाज एम्प्रेस पर क्रूज भारत मिशन आरंभ किया। यह मिशन 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक 3 चरणों में लागू किया जाएगा। तो 2029 तक यह 3 चरणों में लागू किया जाएगा। तो ये याद रखें। इस मिशन का लक्ष्य क्रूज टर्मिनल जैसी बुनियादी ढांचे में सुधार करना, भारत को क्रूज के लिए एक बेहतरीन जगह के रूप में पेश करना एवं समग्र क्रूज अनुभव को चरण दर चरण विकसित करना है। इसके 3 प्रमुख सेगमेंट हैं: समुद्र एवं बंदरगाह, नदी, अंतर्देशीय एवं द्वीपीय। अगले पॉइंट पर चलते हैं। देश की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल बृहद भाषा मॉडल पहल जिसका दिल्ली में शुभारंभ किया गया है। विकल्प हैं भारत भाषा पहल, भारत जैन, भारत विज्ञान पहल, इंडो जैन। तो इसका विकल्प है भारत जैन। व्याख्या देखते हैं। देश की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल बृहद भाषा मॉडल पहल भारत जैन का दिल्ली में शुभारंभ किया गया। यह विदेशी तकनीकों पर आधारित निर्भरता कम करता है और स्टार्टअप उद्योग, शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के लिए घरेलू AI पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करता है। यह पहला जेनरिक AI सिस्टम बनाएगी जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और मल्टी मॉडल कंटेंट तैयार कर सकती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय अतः विषय साइबर भौतिक प्रणालियों पर मिशन के तहत IIT बॉम्बे के नेतृत्व में राज्य वित्त पोषित भारत जैन परियोजना विकसित की जा रही है। अगर पूछा जाए कि भारत जैन परियोजना किस संस्था के द्वारा संचालित की जाएगी, तो IIT बॉम्बे के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कैपेसिटर विनिर्माण संयंत्र विकसित करने के लिए किस संगठन ने कैल्ट्रॉन के साथ सहयोग किया? आपके सामने विकल्प हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आपके सामने विकल्प हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। अब आगे चलते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कल्याणसेरी कन्नूर के कैल्ट्रॉन में भारत की पहली सुपर कैपेसिट विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रॉनिक और IT उद्योग में कैल्ट्रॉन PSU 1974 में शुरू हुआ था। स्वदेशी तकनीक से निर्मित सुपर कैपेसिटर का उपयोग इलेक्ट्रिक से लेकर अंतरिक्ष मिशनों तक किया जा सकता है।
सुपर कैपेसिटर। विनिर्माण संयंत्र के विकास में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का विशेष महत्व है। केरल में भारत का पहला आईटी पार्क स्थित है और वहाँ पर भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय भी है। वहाँ भारत का पहला ग्राफीन केंद्र भी है और केरल में ही भारत का पहला जनरल एआई कॉन्क्लेव भी स्थित है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। एसबीआई कार्ड द्वारा सिंगापुर एयरलाइंस के साथ पेश किया गया सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? एसबीआई सिंगापुर क्रेडिट कार्ड, क्रिसफ्लायर एसबीआई कार्ड, एसबीआई सिंगापुर एयरलाइंस क्रेडिट कार्ड और एसबीआई माइल्स क्रेडिट कार्ड। तो इसके सामने आपका विकल्प है क्रिसफ्लायर एसबीआई कार्ड। अब आगे चलते हैं इसकी व्याख्या पर। एसबीआई कार्ड ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड क्रिसफ्लायर एसबीआई कार्ड लॉन्च किया। यह कार्ड 2 संस्करणों में उपलब्ध है, क्रिसफ्लायर एसबीआई कार्ड और क्रिसफ्लायर एसबीआई कार्ड एपेक्स। तो क्रिसफ्लायर एसबीआई कार्ड पर 3000 क्रिसफ्लायर मील और क्रिसफ्लायर एसबीआई कार्ड एपेक्स पर 10,000 क्रिसफ्लायर मील प्रदान करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। हाल ही में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले बाएं हाथ के पहले भारतीय स्पिनर कौन हैं? विकल्प हैं रविंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव। विकल्प हैं रविंद्र जडेजा। व्याख्या पे देखते हैं। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट इतिहास की 3000 रन बनाने वाले और 300 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर बने। इनसे पहले कपिल देव और रविंद्रन अश्विन इस रिकॉर्ड को कर चुके हैं अपने नाम। तो पहले कपिल देव, दूसरे रविंद्रन अश्विन, तीसरे रविंद्र जडेजा। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा 300 विकेट लेने वाले पहले बाएं हाथ के स्पिनर हैं। टेस्ट प्रारूप में वह 300 या अधिक विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बने। सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले का है, जिन्होंने 132 मैचों में 619 विकेट लिए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मारबर्ग वायरस जिसे अत्यधिक संक्रामक रोग है, इसका प्रकोप किस अफ्रीकी देश में देखने को मिला है? विकल्प हैं जाम्बिया, बोत्सवाना, न्यू गिनी और रवांडा। इसका आंसर है रवांडा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अफ्रीकी देश रवांडा में मारबर्ग वायरस जैसे अत्यधिक संक्रामक रोग का प्रकोप देखा गया। इस रोग के प्रमुख लक्षण तेज बुखार आना, गंभीर सिर दर्द और गंभीर अस्वस्थता होती है। 7 दिनों में रोगी में गंभीर रक्तस्रावी लक्षण भी विकसित हो जाते हैं। इस रोग में उच्च मृत्यु दर पाई जाती है, जो कि 88% तक है। इसका कारक जो मारबर्ग वायरस है, फिलोविरिडे परिवार के एबोला से संबंधित है। अफ्रीकी फल चमगादड़, जिसका वैज्ञानिक नाम लुसिटस एजिपयाकजे है, से संक्रमित लोग सतह और सामग्रियों के शारीरिक तरल पदार्थों के साथ साथ धीरे धीरे संपर्क से मनुष्यों में यह रोग फैलता है। अब देखिए
लास्ट में चलने से पहले जब ये प्रश्न पूछें तो उससे पहले एक बार कहना चाहूँगा, क्लास देखिए बहुत मेहनत से बनाई जा रही है। फालतू के क्वेश्चन उसमें डाले नहीं जा रहे कि आप फालतू के क्वेश्चन देखें, जिनका क्वेश्चन के रूप में आपके सामने ला तो दिया जाता है वो, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य नहीं होते। या बस अपना टाइम बढ़ाने के लिए लोग वीडियो बना देते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर रहे, हम आपको RO और PCS UP PCS को टारगेट करके डेली का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। पुराना करंट आपको मैगजीन से भी मिल जाएगा, लेकिन नया करंट की डेली का डेली जो है वो आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेगा। आप जितना हो सके आप लोग वीडियो को देखें, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 25-30 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं होता है। इससे ज़्यादा अगर कोई वीडियो बनाता है तो सिर्फ अपने व्यू बढ़ाने के लिए या अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक ये वीडियो पहुँचे और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो एक क्वेश्चन है कि कौन सा देश कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 देश होने वाला है, क्योंकि उसका आखिरी संयंत्र बंद हो गया है। आपके सामने विकल्प हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा और इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो धन्यवाद।